नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने सालों तक मेहनत की, पाई पाई जोड़ी, बैंक से लोन लिया और आखिरकार अपने सपनों का घर बुक किया। लेकिन अचानक खबर आती है कि जिस बिल्डर से आपने फ्लैट खरीदा वो दिवालिया हो गया। आपके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, मेरा पैसा डूब गया, क्या मुझे मेरा घर कभी मिलेगा, क्या बिल्डर ने जानबूझकर सब किया, और सबसे जरूरी अब मैं क्या करूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको तमाम ऐसे सवालों के जवाब दूंगा ताकि आप भी बिल्डर प्रोजेक्ट में घर लेने या इन्वेस्ट करने से पहले उस सच्चाई को समझ सके, ताकि अगर बिल्डर दिवालिया होता है तो आपकी मेहनत की पूंजी डूबने से बच सके। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत में बिल्डरों के दिवालिया होने के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में सुपरटेक, जेपी एसोसिएट्स, आम्रपाली जैसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट एनसीएलटी में फंस गए हैं। जून 2024 तक करीब 1400 रियल एस्टेट कंपनियां आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालियापन प्रक्रिया में थी, जिनमें से 645 का समाधान निकला और 261 को लिक्विडेशन यानी संपत्ति बिक्री का सामना करना पड़ा। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि घर खरीदार इस स्थिति में क्या करे। क्या उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या बिल्डर जानबूझकर दिवालिया हो रहे हैं? और क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो चलिए इन तमाम सवालों को उदाहरण और आंकड़ों के साथ तलाशते हैं। पहला, बिल्डर के दिवालिया होने का मतलब क्या है? दोस्तों, जब कोई बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो वो इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। भारत में यह प्रक्रिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016 के तहत होती है। इसका मकसद है कंपनी को बचाना, अगर संभव हो तो कंपनी को फिर से पटरी पर लाना, लेनदारों का पैसा लौटाना, बैंकों, निवेशकों और घर खरीदारों जैसे लेनदारों को उनकी रकम वापस करना, संपत्ति बेचना, अगर कंपनी नहीं बच सकती तो उसकी संपत्ति बेचकर लेनदारों को भुगतान करना। जब कोई बिल्डर एनसीएलटी में जाता है तो एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि आईआरपी नियुक्त किया जाता है। यह आईआरपी कंपनी के कामकाज की निगरानी करता है और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी बनाता है, जिसमें बैंकों, घर खरीदारों और अन्य लेनदार को शामिल करता है। उदाहरण के तौर पर सुपरटेक का मामला, 2022 में सुपरटेक को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर यह फैसला आया क्योंकि सुपरटेक ने अपना कर्ज नहीं चुकाया था। सुपरटेक के 25,000 घर खरीदार चिंता में पड़ गए कि उनका पैसा और घर का क्या होगा। दूसरा, क्या घर खरीदार का पैसा पूरी तरह से डूब जाता है? नहीं, बिल्डर के दिवालिया होने का मतलब यह नहीं है कि आपका सारा पैसा डूब जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया जटिल है और रिकवरी की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है। पहला, आपके क्लेम की प्राथमिकता। आईबीसी के तहत घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ साथ खरीदारों को भी पैसा वापस पाने का हक है। लेकिन प्राथमिकता में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसे बैंक जिनके पास संपत्ति पर गिरवी होती है पहले आते हैं। दूसरा, कंपनी की संपत्ति। अगर बिल्डर की संपत्ति जैसे जमीन, प्रोजेक्ट, बैंक बैलेंस पर्याप्त है तो खरीदारों को उनका पैसा या घर मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर संपत्ति कम है तो रिकवरी मुश्किल होती है। तीसरा, प्रोजेक्ट की स्थिति। अगर प्रोजेक्ट लगभग पूरा है तो इससे दूसरी कंपनी को सौंपकर पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। आईबीबीआई इंडियन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार जून 2024 तक 645 रियल एस्टेट कंपनियों का समाधान निकला, यानी उनकी संपत्ति बेचकर या प्रोजेक्ट पूरा करके लेनदारों को पैसा लौटाया गया। लेकिन 261 कंपनियों को लिक्विडेशन में जाना पड़ा, जहां संपत्ति बेचकर लेनदारों को आंशिक भुगतान किया गया। औसतन 60 से 70% मामलों में घर खरीदारों को या तो घर मिला या आंशिक रिफंड,
लेकिन 20 से 30% मामलों में खरीदारों को बड़ा नुकसान हुआ। तीसरा, घर खरीदारों को क्या करना चाहिए? अगर आपका बिल्डर दिवालिया हो गया है तो घबराने की बजाय इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला स्टेप, अपने क्लेम को रजिस्टर करें। आईआरपी द्वारा क्लेम मांगने की नोटिस जारी किया जाता है। आपको 12 दिनों के अंदर फॉर्म सीए भरकर अपना क्लेम सबमिट करना होगा। क्लेम में इन तमाम चीजों को शामिल करें, जैसे आपने बिल्डर को दी गई राशि, रसीद, बैंक स्टेटमेंट के साथ, ब्याज अगर लागू हो, प्रोजेक्ट का नाम और फ्लैट नंबर। यह क्लेम आपको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी में शामिल करेगा, जहां आप वोटिंग के जरिए फैसले में हिस्सा ले सकते हैं। स्टेप 2, होम बायर्स एसोसिएशन बनाएं। अकेले लड़ने से बेहतर है कि सभी प्रभावित खरीदार एक एसोसिएशन बनाएं। इससे आपकी आवाज मजबूत होगी। उदाहरण के तौर पर एटीएस लीग रेडियोस 2 के खरीदारों ने एकजुट होकर एनसीएलटी में अपनी बात रखी। स्टेप 3, प्रोजेक्ट पूरा करने की मांग करें। अगर प्रोजेक्ट 70 से 80% पूरा है तो आप सीओसी के जरिए मांग कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी को सौंपा जाए। आईबीबीआई ने हाल ही में नियम बदले हैं, जिसके तहत रेजुलेशन प्रोफेशनल यानी कि आरपी को खरीदारों को फ्लैट का पोजीशन देने की अनुमति मिलती है, बशर्त सीओसी मंजूरी दे। स्टेप 4, रिफंड की मांग करें। अगर प्रोजेक्ट पूरा होना असंभव है तो रिफंड की मांग करें। हालांकि यह प्रक्रिया रिवाइवल प्लान फेल होने पर शुरू होती है। स्टेप 5, कानूनी मदद ले। रेरा में शिकायत दर्ज करें। रेरा बिल्डर पर दबाव बना सकता है। एनसीएलटी में वकील के जरिए अपनी बात रखें। जैसे सुपरटैक मामले में पीयूष सिंह ने 1500 खरीदारों की ओर से केस लड़ा। चौथा, क्या बिल्डर जानबूझकर दिवालिया होते हैं? यह सवाल हर खरीदार के मन में आता है। कुछ मामलों में बिल्डर जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाते हैं। दरअसल इसके पीछे फंड का दुरुपयोग। कई बिल्डर खरीदारों के पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट्स या व्यक्तिगत खर्चों में डाइवर्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए आम्रपाली ग्रुप ने खरीदारों के 5000 करोड़ को गलत जगह निवेश किया, जिसके कारण वो दिवालिया हो गया। दूसरा, जानबूझकर कर्ज ना चुकाना। कुछ बिल्डर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाते ताकि वो आईबीसी प्रक्रिया में जाएं और खरीदारों को भुगतान से बच सके। तीसरा, कानूनी कमजोरियों का फायदा। आईबीसी में लंबी प्रक्रिया और कम रिकवरी रेट का फायदा उठाकर बिल्डर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बिल्डर ऐसा नहीं करता। कई बार बिल्डर आर्थिक संकट, बाजार की मंदी या पॉलिसी बदलाव जैसे जीएसटी डिमोनेटाइजेशन की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एटीएस ली ग्रैंडियोस 2 में 2 पार्टनर्स के बीच विवाद के कारण प्रोजेक्ट एनसीएलटी में फंस गया। पांचवा, बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगर बिल्डर ने धोखाधड़ी की है तो उसके खिलाफ कई तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पहला, रेरा के तहत कार्रवाई। रेरा बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा करने या रिफंड देने का आदेश दे सकता है। बिल्डर की संपत्ति जब्त की जा सकती है। दूसरा, आईपीसी के तहत आपराधिक मुकदमा। अगर धोखाधड़ी साबित होती है तो आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आम्रपाली के डायरेक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा था। तीसरा, ईडी और एसएफआईओ जांच। अगर मनी लॉन्ड्रिंग या बड़े पैमाने पर फ्रॉड का शक हो तो ईडी या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच कर सकता है। चौथा, एनसीएलटी में सजा। अगर बिल्डर आईबीसी प्रक्रिया में गड़बड़ी करता है तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। छठा, हाल के मामले और उनके सबक। पहला मामला, सुपरटैक ट्विन टावर। क्या हुआ? सुपरटैक के नोएडा सेक्टर 93 में ट्विन टावर अवैध थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इन्हें गिराने का आदेश दिया था। साथ ही सुपरटैक को एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित किया। खरीदारों का क्या हुआ? करीब 25,000 खरीदार प्रभावित हुए। कई ने रिफंड के लिए क्लेम दायर किया, जबकि कुछ ने प्रोजेक्ट पूरा करने की मांग की। सबक, खरीदने से पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन और कानूनी मंजूरी चेक करें। मामला नंबर 2, जेपी इंफ्राटेक। क्या हुआ? जेपी इंफ्राटेक 2017 में एनसीएलटी में गया। कंपनी पर 20,000 करोड़ का कर्ज था। खरीदारों का हाल, 32,000 खरीदार प्रभावित हुए। 2021 में एनबीसीसी को प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। सबक, बड़े बिल्डरों पर भी भरोसा करने से पहले उनकी वित्तीय स्थिति जांचें।
मामला नंबर 3, आम्रपाली ग्रुप। क्या हुआ? आम्रपाली ने खरीदारों के 5,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कंपनी को एनसीएलटी भेजा और डायरेक्टर्स को जेल। खरीदारों का हाल, 42,000 खरीदार प्रभावित। एनबीसीसी को प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश मिला। सबक, बिल्डर की पृष्ठभूमि और पिछले प्रोजेक्ट की जांच जरूरी है। 7वां, भविष्य में खुद को कैसे सुरक्षित करें। पहला, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स चुनें। हर प्रोजेक्ट का रेरा नंबर चेक करें। रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट की डिटेल्स, बिल्डर की हिस्ट्री और प्रोग्रेस देख सकते हैं। दूसरा, बिल्डर की वित्तीय स्थिति जांचें। बिल्डर की बैलेंस शीट, पिछले प्रोजेक्ट्स और कर्ज की स्थिति देखें। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे CRISIL, ICRA की रिपोर्ट्स मदद कर सकती है। तीसरा, कानूनी दस्तावेज चेक करें। लैंड टाइटल, बिल्डिंग अप्रूवल और एनओसी की जांच करें। चौथा, एस्क्रो अकाउंट सुनिश्चित करें कि बिल्डर ने रेरा के तहत एस्क्रो अकाउंट बनाया है जिसमें खरीदारों का पैसा सुरक्षित रहता है। 5वां, होम लोन सावधानी से लें। लोन लेने से पहले प्रोजेक्ट की वैधता जांचें ताकि EMI चुकाने के बाद भी घर मिल सके। 8, सरकार और IBBI के हालिया कदम। IBBI ने राहत दी। 2024 में IBBI ने नियम बदले जिसके तहत रेजुलेशन प्रोफेशनल को खरीदारों को पोजीशन देने की अनुमति मिली। इससे प्रोजेक्ट्स पूरे होने की संभावना बढ़ी। रेरा की सख्ती, रेरा ने कई राज्यों में बिल्डरों पर जुर्माना लगाया और प्रोजेक्ट्स को जब्त किया। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता, आम्रपाली और जेपी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के हित में फैसले दिए। चलिए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। सतर्क रहे, हिम्मत ना हारें। बिल्डर का दिवालिया होना किसी भी घर खरीदार के लिए बुरा सपना है, लेकिन आईबीसी, रेरा और एनसीएलटी जैसे तंत्रों ने खरीदारों को पहले से ज्यादा सुरक्षा दी है। अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं, जैसे क्लेम दायर करना, एसोसिएशन बनाना और कानूनी मदद लेना, तो आपके पैसे और घर को बचाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सबसे जरूरी, जागरूकता। घर खरीदने से पहले रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट्स चेक करें और रेरा का सहारा लें। बिल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी कार्रवाई संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एकजुट होकर लड़ना होगा। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस स्थिति से गुजर रहा है तो इस एक्सप्लेनर को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।